नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य जो है वो कहते किसे हैं? तो क्या हर डांस जो है वो शास्त्रीय नृत्य होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो नृत्य निर्धारित नियमों, परंपराओं और शास्त्रों पर आधारित होते हैं, उसी को हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और शास्त्रीय नृत्य का आधार नाट्य शास्त्र को माना जाता है। और नाट्य शास्त्र की रचना जो है ये भरत मुनि के द्वारा की गई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये नाट्य शास्त्र है भरत मुनि द्वारा रचित। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ और बातें याद रखनी है, जिसमें है कि नाट्य शास्त्र जो है ये नृत्य, संगीत, अभिनय और अभिव्यक्ति का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो नाट्य शास्त्र है, इसमें नृत्य कला के 3 प्रमुख जो है मूल स्तंभ बताए गए हैं, जो है नृत्य, नृत्य और नाट्य। तो नृत्य में जो है केवल ताल और लय होती है, उस पर आधारित एक शुद्ध नृत्य होता है। और नृत्य जो है ये भाव और अभिव्यक्ति के साथ किया गया नृत्य होता है। और जो नाट्य होता है उसमें अभिनय, संवाद और कहानी सहित प्रस्तुति के द्वारा जो है नृत्य किया जाता है। तो हमारे जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं, वो नृत्य और नाट्य में आते हैं। इसके अलावा जो नृत्य है, इसमें जो अधिकतर लोक नृत्य हैं, वो शामिल होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य को मान्यता कौन देता है? तो इसको मान्यता देने वाली जो संस्था है, वो है संगीत नाटक अकेडमी। और इसके द्वारा जो है 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो संगीत नाटक अकेडमी है, ये संस्कृति मंत्रालय का एक भाग है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो ये संगीत नाटक अकेडमी है, इसकी स्थापना होती है 1953 में दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो मुख्यालय है वो भी दिल्ली में है। और इसके द्वारा जिन 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई है, वो सभी नृत्य जो है प्राचीन ग्रंथों से उत्पन्न हुए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये 8 शास्त्रीय नृत्य कौन-कौन से हैं। तो इसमें आ जाता है हमारे पास भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया। तो ये 8 जो हैं शास्त्रीय नृत्य हैं। अब एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन-सा नृत्य जो है किस राज्य में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। कथक जो है ये उत्तर भारत से संबंधित है। इसके अलावा कथकली और मोहिनीअट्टम जो है ये दोनों ही केरल से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये आंध्र प्रदेश से है। उड़ीसी उड़ीसा से है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। और सत्रिया जो है ये असम से संबंधित है। तो चलिए अब इन नृत्यों के बारे में एग्जाम में पूछे जाने वाले एक-एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन-सा नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति के बारे में देखें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो तमिलनाडु के जो शिव मंदिर थे, वहाँ पर ये विकसित होता है। और ये जो है देवदासी परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा लिया जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि भरतनाट्यम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ अलग-अलग है। जैसे भा से बन जाता है भाव, र से बनता है राग और त से बनता है ताल। और नाट्यम जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नृत्य के 3 मुख्य स्तंभों में से एक है। तो भाव, राग, ताल और नाट्यम को मिलाकर जो है भरतनाट्यम बनता है। अब बात करते हैं कि भरतनाट्यम के इसमें संगीत जो है वो कौन-सा होता है। तो भरतनाट्यम में जिस संगीत का प्रयोग होता है वो है कर्नाटक संगीत। आपको ध्यान में रखना है कि जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के संगीतों का प्रयोग होता है। जो उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उनमें हिंदुस्तानी म्यूजिक। और जो दक्षिण भारत में शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उनमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। अब देखते हैं आगे। तो भरतनाट्यम में वेशभूषा कैसी रहती है? तो भरतनाट्यम में जो है वेशभूषा में प्लिट वाली रेशमी साड़ी होती है, मंदिर आभूषण होते हैं और पैरों में घुंघरू होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो जो भरतनाट्यम है ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भरतनाट्यम जो है इसका संबंध जो है नटराज यानी भगवान शिव से है। और भरतनाट्यम में प्रयोग होने वाले जो हाव-भाव होते हैं उनको मुद्राएँ कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। बात करें इसके मुख्य कलाकारों के बारे में,
रुक्मणी देवी अरुंडेल और बाला सरस्वती। इसके अलावा और भी इसके कलाकार हैं, लेकिन आपको ये 2-2 याद होने ही चाहिए। और ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये बाला सरस्वती की है। इनको तंजौर बाला सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कथक के बारे में। तो कथक जो है ये उत्तर भारत में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है उत्तर भारत के मंदिरों में जो कथाएँ की जाती है, तो वहाँ से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। तो उत्तर भारत में कथावाचकों से विकसित होने के बाद जो है ये मुगल दरबार में विकसित होता है। इसके अलावा जो कथक शब्द है ये बनता है कथा से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रयोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आगे कि इसके प्रमुख घराने कौन-कौन से हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में जो है इसके घरानों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसके जो प्रमुख घराने हैं वो है लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसके मुख्य कलाकारों में आते हैं बिरजू महाराजा और सितारा देवी। तो बिरजू महाराजा की आप यहाँ पे इमेज भी देख रहे हैं। तो इनका जो पूरा नाम है वो है पंडित बृजमोहन मिश्र। इनको बिरजू महाराज के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस घराने से संबंधित हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कथकली के बारे में। तो कथकली केरल में होता है, इसके अलावा मोहिनीअट्टम जो है वो भी केरल में होता है। अब देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई कथकली की। तो केरल की कोडियट्टम और कृष्णाट्टम नामक जो जगहें हैं, यहाँ पर ये विकसित होता है 17वीं शताब्दी में। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी विशेषताएँ देखें तो इसकी विशेषताओं में आता है कि भारी मेकअप होता है और ग्रीन फेस होता है, जिसे हम पच्चा कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में। और यह पूरी तरह नाट्य प्रधान होता है। ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इसको, क्योंकि यहाँ से जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें संगीत की बात करें कि संगीत किस तरह का होता है, तो इसमें संगीत जो है वो होता है कर्नाटक संगीत। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि इसकी वेशभूषा कैसी होती है। तो इसमें एक भारी पोशाक होती है, रंगीन मुख का सज्जा होता है, जैसा कि आपने पीछे इमेज में भी देखा होगा, और एक बड़ा मुकुट होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बड़ा मुकुट है। इसका जो एक और मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, तो जो कथकली है ये केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसे महिलाएँ नहीं करती हैं। इसके जो मुख्य कलाकार हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो हैं कलामंडलम कृष्ण नायर, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। तो मोहिनी अट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति मोहिनी विष्णु के रूप से हुई है और ये स्त्री नृत्य शैली है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताएँ हैं कि ये कोमल और लास्य प्रधान होता है। ये जो लास्य प्रधान है इसको आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप था, उससे प्रेरित है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसकी उत्पत्ति जो है विष्णु के मोहिनी रूप से हुई है। तो इसी से ये प्रेरित है, आपको ध्यान में रखना है। और इसे मुख्यतः महिलाओं के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कथकली के बारे में हमने देखा कि उसको पुरुष करते हैं, वैसे ही मोहिनीअट्टम को महिलाएँ प्रस्तुत करती हैं। और इसमें संगीत जो है वो कर्नाटक संगीत का ही प्रयोग होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसमें जो वेशभूषा होती है उसमें ये जो सफ़ेद साड़ी है ये मुख्य होती है। आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद साड़ी का ज़्यादातर प्रयोग जो है वो मोहिनीअट्टम में किया जाता है। अब आगे देखते हैं कुचिपुड़ी के बारे में। तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति कृष्णा जिले के कोचेलापुरम या फिर कुचिपुड़ी गाँव से होती है और ये भागवत मेला परंपरा से विकसित होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी कुछ विशेषताएँ हैं कि नृत्य नाटिका शैली होती है, संवाद, गायन और नृत्य का मिश्रण इसमें होता है और तांबे की प्लेट या सीधा कहें तो प्लेट पर ये नृत्य किया जाता है, जिसको हम तारंगम कहते हैं। और इसमें संगीत जो है वो कर्नाटक संगीत का ही प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। अब देखते हैं ओडिसी के बारे में। तो ओडिसी जो है ये ओडिशा में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, वहाँ की महारी और गोटीपाव परंपरा से। ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो इसकी विशेषता में आता है कि इसकी जो मुद्रा होती है वो त्रिभंगी मुद्रा होती है। त्रिभंगी मुद्रा का अर्थ होता है कि हमारा सिर अलग दिशा में होता है, कमर अलग दिशा में होती है और घुटने जो हैं ये अलग दिशा में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में भी देख सकते हैं। और इसमें जो है मूर्ति जैसी स्थिरता होती है, चौक और त्रिभंग जिसको हम कहते हैं। और यहाँ से एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो मोहनजोदड़ो में
नृत्यकी की कांस्य की मूर्ति मिलती है, वो मूर्ति भी त्रिभंगी मुद्रा में ही हमें मिलती है। इसमें अगर हम संगीत की बात करें, तो ओडिसी में जो संगीत का प्रयोग होता है, वो होता है ओडिसी संगीत का। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं हम मणिपुरी के बारे में। तो मणिपुरी जो लोक नृत्य है, ये मणिपुर में होता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति वैष्णव भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर हुई है और रासलीला जो है इसका प्रमुख आधार है। ये आपको ध्यान में रखना है। विशेषताओं की बात करें, तो विशेषताओं में आएगा कि इसका जो मुख्य विषय है वो है राधा कृष्ण। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। वेशभूषा की बात करें, तो वेशभूषा में इसमें आता है कि जो महिलाएं हैं वो बेलनाकार घाघरा पहनती हैं, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में भी देख सकते हैं। और संगीत की बात करें, तो इसमें संगीत जो है वो मणिपुरी संगीत का ही यूज होता है। अब आगे बात करते हैं सत्रिया के बारे में। तो सत्रिया लोक नृत्य जो है ये आसाम में होता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो आसाम के महान संत शंकर देव द्वारा इसकी उत्पत्ति की जाती है। कब? 15वीं शताब्दी में। ये आपको ध्यान में रखना है। शंकर देव भी इंपॉर्टेंट है और डेट भी इंपॉर्टेंट है, 15वीं शताब्दी। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम जो है सत्र, जिसको वैष्णव मठ कहा जाता है, उसके नाम पर पड़ा है। इसकी विशेषताओं की बात करें, तो इसकी विशेषताओं में आएगा कि इसमें नृत्य, नाट्य और संगीत तीनों चीज़ें होती हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इसको 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना इम्पोर्टेंट। संगीत की बात करें कि इसमें संगीत कौन-सा यूज़ होता है, तो इसमें संगीत जो यूज़ होता है वो है गौरगीत और असमिया वैष्णव संगीत। तो ये थे 8 शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा आपको एक और नृत्य के बारे में याद रखना है, जिसका नाम है छऊ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो छऊ नृत्य है, इसको संस्कृति मंत्रालय द्वारा अर्ध शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई है। और ये मुख्य रूप से कहाँ-कहाँ पे होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये होता है ओडिशा, इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है और इसे हम कहते हैं अर्ध शास्त्रीय नृत्य। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इन नृत्यों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा कि जो देवदासी परंपरा से संबंधित नृत्य है वो है भारतनाट्यम या भरतनाट्यम। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरतनाट्यम में पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है। कच्चीपुड़ी में पीतल की थाली पर नृत्य करना प्रसिद्ध है। तो हमें बताना है कि सही कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। केवल दो सही है, क्योंकि कच्ची पूड़ी में ही हम जो है थाली पर नृत्य करते हैं। कई जगह इसको पीतल की थाली लिखा गया है, कई जगह इसको तांबे की थाली लिखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख विशेषता त्रिभंग मुद्रा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओडिसी जो है इसकी त्रिभंग मुद्रा जो है प्रमुख विशेषता है। आगे है, मोहिनीअट्टम किस प्रकार की नृत्य शैली है? यानी जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो किस प्रकार की नृत्य शैली में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्य शैली। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत पर आधारित नहीं है? यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथक जो है वो कर्नाटक संगीत पर आधारित नहीं है। आगे पूछा गया है, थाली पर नृत्य करना किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता है? तो अभी हमने देखा कि किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहले है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक, दो और तीन, तीनों ही बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य मुख्यतः राधा कृष्ण की रासलीलाओं पर आधारित है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुरी जो है ये राधा कृष्ण की रासलीलाओं पर आधारित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, महारी परंपरा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिसी। जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध जो है महारी परंपरा से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध श्रीमंत शंकर देव से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्रिया का जो संबंध है वो शंकर देव से है। तो दोस्तों, यह था हमारा भारत के शास्त्रीय नृत्यों का कंप्लीट
वन शॉट रिवीजन। अगर आपको आज का सेशन और हमारी यह टॉपिक वाइज सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरी क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।